हेलो फ्रेंड्स, धवल नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग और उसमें पढ़ने वाले ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। तो इस भाग दौड़ वाली लाइफ में किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पर्सन डिप्रेशन में आता है। या किसी को लव फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में आता है और बार बार क्या करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। या कोई फैमिली मेंबर में किसी फैमिली मेंबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसकी वजह से पर्सन डिप्रेशन में आता है। या किसी पर्सन में न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बेलेंस हो जाता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, पर्सन मेंटल इल हो जाता है और मेंटली बीमार हो जाता है। और बोले तो हम क्या होता है, इंसान पागल हो जाता है। तो इस पागल इंसान को क्या करते हैं, उसके फैमिली मेंबर मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर फर्स्ट साइको फार्माकोलॉजी द्वारा क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। और क्या होता है, वो पेशेंट साइको फार्माकोलॉजी से भी ठीक होता नहीं है। तो अब डॉक्टर रिलेटिव को बुलाता है और बताते हैं कि अब पेशेंट को ईसीटी देना पड़ेगा। तो रिलेटिव पूछते हैं कि सर ये ईसीटी क्या होता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ईसीटी में क्या होता है, हम पेशेंट्स को करंट देते हैं। तो रिलेटिव पूछते हैं कि क्या सर हमारा पेशेंट ठीक हो जाएगा ईसीटी देने से। तो डॉक्टर बताते हैं कि हम 100 पेशेंट्स में ट्रीटमेंट देते हैं तो 50 पेशेंट ठीक होते हैं और 50 पेशेंट ठीक नहीं भी होती है। तो ईसीटी ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है कि हर एक मेंटल पेशेंट ठीक हो जाए, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं, कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। अब रिलेटिव के पास दूसरा कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। तो रिलेटिव बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब आप जो भी करे वो ठीक। तो अब क्या करते हैं, डॉक्टर ईसीटी देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। तो ईसीटी की हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके इंडिकेशंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, उसके ईसीटी देने से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, बिफोर ईसीटी क्या करते हैं, ड्यूरिंग ईसीटी क्या करते हैं और आफ्टर ईसीटी क्या करते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ द एक्शंस ऑफ द ईसीटी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। तो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी का मीनिंग क्या होता है, तो पेशेंट्स को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट्स में कन्वर्जन आते हैं, पेशेंट्स में सीजर भी बोल सकते हैं हम, और उसको हम फिट्स भी बोल सकते हैं। तो किसी भी पर्सन में इलेक्ट्रिकल करंट देने की वजह से उस पेशेंट्स में कन्वर्जन आना, या उस पेशेंट्स में सीजर्स आना, या उस पेशेंट्स में क्या आना, फिट्स आना, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। ये हमारी ईसीटी का मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ द ईसीटी। ईसीटी की डेफिनेशंस क्या होती है। तो ईसीटी क्या होती है, ईसीटी पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, इसलिए इस ईसीटी को क्या बोलते हैं, पेनलेस बोलते हैं। ये क्या होती है, फिजिकल्स और मैकेनिकल थेरापी होती है, फिजिकल्स और मैकेनिकल थेरापी होती है। मशीन से देते हैं इसलिए इसको क्या बोला, मैकेनिकल थेरापी बोला। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। किसके द्वारा पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स लगाते कहां पे लगाते हैं, तो बाय टेम्पोरल रीजन पे लगाते हैं। उससे क्या होता है, उससे होता है पेशेंट्स को टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं। क्या आते हैं, टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं। तो किसी भी ईसीटी क्या होती है, ईसीटी पेनलेस होती है, इसमें कोई पेन होता नहीं है। ये क्या होता है, फिजिकल्स और मैकेनिकल थेरापी होती है, मशीन से देते हैं इसलिए। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं। किसके द्वारा पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के द्वारा पास करते हैं। और एक कहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रोड्स, तो बाय टेम्पोरल रीजन पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इससे क्या होता है, तो टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन पैदा होते हैं। टॉनिक का मीन्स होता है स्टिफनेस आना, और क्लोनिक का मतलब होता है जर्किंग बॉडी मूवमेंट करना। तो टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं पेशेंट्स में, उसको हम बोलेंगे ईसीटी।
तो ईसीटी इज द पेनलेस फॉर्म ऑफ द फिजिकल्स और मैकेनिकल थेरापी होती है इन विच इलेक्ट्रिकल करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रोड विच आर प्लेस्ड अपॉन द बायटेम्पोरल रीजन टू प्रोड्यूस ए टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन। उससे क्या आता है, टॉनिक क्लोनिक कन्वर्जन आते हैं पेशेंट्स को, उसको हम बोलेंगे ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। ये हमारे डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ द करंट कितना होता है ईसीटी में। अमाउंट ऑफ द करंट कितना होता है, 70 to 130 वोल्ट होता है अमाउंट। और कितने टाइम में करंट देते हैं, टाइम ड्यूरेशंस ऑफ ईसीटी। तो 0.5 to 1 सेकंड में हम करंट पास करते हैं ईसीटी में। और प्लेसमेंट कहां पे लगाते हैं, बायटेम्पोरल रीजन पे। तो हमारा हो गया अमाउंट ऑफ द करंट 70 to 130 वोल्ट। टाइम ड्यूरेशन कितना हो, 0.5 to 1 सेकंड में टाइम में देते हैं ईसीटी। प्लेसमेंट कहां पे लगाते हैं, तो बायटेम्पोरल रीजन पे लगाते हैं। बायटेम्पोरल रीजन पे कहां पे, ये हमारी होती है आउटर कैंथस ऑफ द आई और ये होता है टर्गर्स ऑफ द ईयर। ये दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर अबव लगाते हैं ईसीटी इलेक्ट्रोड्स। ये हमारी आई होती है और ये आउटर कैंथस ऑफ द आई होता है और ये टर्गर्स ऑफ द ईयर होता है। ये दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर अबव क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ईसीटी। तो ईसीटी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट ईसीटी और इनडायरेक्ट ईसीटी। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ईसीटी। तो फर्स्ट वन होती है डायरेक्ट ईसीटी। ये कब डिस्कवर हुई थी, तो 1938 में डिस्कवर हुई थी। तो अब डायरेक्ट ईसीटी कैसे देते थे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट वन क्या करते थे, पेशेंट्स को एनबीएम रखते थे बिफोर 4 to 6 आवर। 4 to 6 आवर के पहले क्या करते थे, पेशेंट्स को एनबीएम रखते थे, नथिंग बाय माउथ। माउथ से क्या देना है, पेशेंट्स को कुछ भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, तो क्यों, टू प्रिवेंट द एस्पायरेशंस। जब भी ईसीटी देंगे, जो खाना खाया होगा पेशेंट ने, तो क्या होगा, खाना लंग्स में चला जाएगा। इसकी वजह से क्या करते हैं, 4 to 6 आवर बिफोर क्या करते हैं, एनबीएम रखते हैं। अब एनबीएम के बाद क्या करते हैं, पेशेंट्स को एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। अब एट्रोपिन सल्फेट का काम क्या होता है, तो हमारे जो सलाइवा बनती है माउथ में, उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। ये क्या करता है, वेगस नर्व को ब्लॉक करता है और हमारे, इसलिए क्या होता है, हमारे सलाइवा सिक्रेशन डिक्रीज होती है, डिक्रीज सलाइवा सिक्रेशंस। तो पेशेंट्स को क्या देंगे, एनबीएम रखेंगे, उसके बाद एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन क्या देते हैं, एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे सलाइवा सीक्रेशन डिक्रीज हो, इसलिए। अब उसके बाद क्या करते थे, ईसीटी दे देते थे डायरेक्ट ईसीटी में। पहले एनबीएम रखा, एट्रोपिन सल्फेट दिया, अब ईसीटी दे दिया। इसके क्या होगा, होने लगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे पेशेंट्स में। कौन कौन से होते थे, तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता था पेशेंट्स में, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता था पेशेंट्स में, फ्रैक्चर होने लगे। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगे डायरेक्ट ईसीटी देने से। तो क्या किया, 1938 से 1958 तक क्या किया, ये ईसीटी डायरेक्ट ईसीटी दिया। अब उसके बाद क्या किया, ये ईसीटी को मॉडिफाइड किया। ये सारे क्या होने लगे थे, कॉम्प्लिकेशंस होने लगे थे।
रेट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है, ईसीटी देने के बाद पर्सन पूरी पास्ट मेमोरी क्या भूल जाता था, उसके फैमिली मेंबर कौन है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है, सब भूल जाता था। उसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और उसको बॉडी में क्या होने लगे, फ्रैक्चर होने लगे, जॉइंट का डिसलोकेशन होने लगा, कंफ्यूजन होने लगा, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगे। इसलिए क्या किया, इस ईसीटी को मॉडिफाइड किया। तो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे मॉडिफाइड ईसीटी। 1957 के बाद क्या किया, बंद कर दिया था ये डायरेक्ट ईसीटी को। अभी वर्तमान में कौन सी ईसीटी देते हैं, तो मॉडिफाइड ईसीटी देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड ईसीटी, अथवा उस ईसीटी को हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। तो हमारा सेकंड टाइप है मॉडिफाइड ईसीटी। उसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। पहले क्या देते थे, डायरेक्ट देते थे, अब इनडायरेक्ट देंगे, तो इसका नाम दिया इनडायरेक्ट ईसीटी। तो अब एक पेशेंट्स को क्या रखते थे, फर्स्ट वन तो एनबीएम रखते थे। एनबीएम क्यों रखते थे, टू प्रिवेंट द एस्पायरेशन, हमारा खाना लंग्स में ना चला जाए इसलिए 4 to 6 आवर, बिफोर 4 to 6 आवर एनबीएम रखते थे। उसके बाद क्या किया, पेशेंट्स को एट्रोपिन सल्फेट दिया। एट्रोपिन सल्फेट का काम क्या होता है, हमारे सलाइवा को डिक्रीज करने का काम करता है। अब उसके बाद क्या दिया, सोडियम पेंटोथेल इंजेक्शन देते थे। अब क्या देते हैं, सोडियम पेंटोथेल। इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, ये एनेस्थेटिक एजेंट होता है। क्या होता है, एक एजेंट होता है। इसका काम क्या हो करता है, पेशेंट को सीडेट करता है। क्या करता है, पेशेंट को सीडेट करता है। इससे क्या होता है, पेशेंट की एंजाइटी डिक्रीज होती है सोडियम पेंटोथेल इंजेक्शन देने की वजह से। तो एट्रोपिन सल्फेट के बाद क्या दिया, सोडियम पेंटोथेल इंजेक्शन दिया। अब उसके बाद क्या देते हैं, तो उसके बाद देते हैं सक्सिनिल कोलिन। अब ए इंजेक्शन क्या करता है, तो ए हमारे क्या करता है, मसल्स को रिलैक्सेशन करता है। तो मसल्स को रिलैक्स करता है इंजेक्शन। मसल्स को क्या करता है, रिलैक्सेशन करता है। उससे क्या होता है, तो हमारे जो पहले क्या हो रहे थे, डायरेक्ट ईसीटी में फ्रैक्चर हो रहे थे, तो इस इंजेक्शन की वजह से क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रैक्चर होने से। तो टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर, टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर, टू डिक्रीज रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर। क्या कर सकते सक्सिनिल कोलिन इंजेक्शन से, तो टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने से बचा सकते हैं जब भी ईसीटी दे तब। तो सक्सिनिल कोलिन इंजेक्शन देते हैं। इसके इसके बाद क्या देते हैं, तो इसके बाद देते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया इन ब्रेन। ब्रेन में जब भी पहले एसीटी देते थे डायरेक्ट, तब क्या होता था, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। उसकी वजह से क्या होता था, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता था, पर्सन पूरी पास्ट मेमोरी भूल जाता था। तो अब क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो टू प्रिवेंट द हाइपोक्सिया इन ब्रेन। ब्रेन में हाइपोक्सिया होने से बचाने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अब ऑक्सीजन के बाद क्या देते हैं, तो ऑक्सीजन के बाद अब देते हैं ईसीटी। तो ये हुई हमारी मॉडिफाइड ईसीटी। पहले तो डायरेक्ट ईसीटी देते थे, अब क्या किया, वर्तमान में ये मॉडिफाइड किया ईसीटी को। तो अभी वर्तमान में कौन सी ईसीटी देते हैं, तो ए ईसीटी देते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड ईसीटी अथवा इनडायरेक्ट ईसीटी भी बोल सकते हैं। तो हमारे ये टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। ईसीटी किस किस को हम दे सकते हैं वो हम पढ़ेंगे।
अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। कौन से पर्सन्स को हम ईसीटी दे सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। तो हमारा फर्स्ट वन इंडिकेशंस होता है सुसाइड अटेम्प्ट। सुसाइड आइडिएशंस और अटेम्प्ट। कोई भी पर्सन्स क्या करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है या किसी पर्सन में सुसाइड करने के आइडिया आते, उस पर्सन को हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं। तो हमारा मोस्ट कॉमन होता है फर्स्ट वन। अब सेकंड होता है बायोपोलर डिसऑर्डर, उसमें आएगा मेनिया और डिप्रेशंस। बायोपोलर डिसऑर्डर में आता है मेनिया और डिप्रेशंस। ये मेनिया होता है और डिप्रेशन होता है। एंडोजेनियस पर्सनालिटी वाले पर्सन्स को डिप्रेशन होता है और एक्सोजीनियस एक्सोजीनियस पर्सनालिटी वाले पर्सन्स को क्या दे हो सकते हैं, मेनिया हो सकता है। अब एक्सोजीनियस वाले क्या पर्सन्स क्या होते हैं, तो कोई भी पर्सन सोशली ज्यादा बातचीत करते रहता है उसको हम बोलते हैं एक्सोजीनियस पर्सनालिटी। और कोई भी पर्सन क्या करता है, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करेगा, अकेला रहेगा, उसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस पर्सनालिटी बोलते हैं। तो जो सोशली ज्यादा बातचीत करता है उसको आगे जाके कौन सा डिजॉर्डर हो सकता है, तो मेनिया हो सकता है। और जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता उसको कौन सा डिजॉर्डर हो सकता है, आगे जाके डिप्रेशन हो सकता है। तो मेनिया में क्या होगा पर्सन्स को, मेनिया वाला में कोई भी मेनिया वाला पेशेंट है तो उसको उसकी थिंकिंग कैसे होगी, वो सोचेगा कि आई एम ए किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया में किंग हूं। वो कैसे सोचेगा, आई एम ए फेमस पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में फेमस पर्सन हूं। ऐसी ऐसी सोच होती है मेनिया वाले पेशेंट्स में। ये पेशेंट्स को आप डॉक्टर के साथ दिखाने के लिए ले जाएंगे तो डॉक्टर को बोलेगा आपको कुछ काम है तो मेरे को बोलना सर, हमारे कंट्री में देश में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नरेंद्र मोदी आके मेरे से सलाह लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें करता है कौन, मेनिया वाला पेशेंट्स। ये डॉक्टर को बोलेगा कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मेरे घर पे चाय पीने आते हैं, ऐसी बातें करता है कौन, मेनिया वाला पेशेंट्स। इसमें क्या होता है मेनिया वाले पेशेंट्स में। अब होता है डिप्रेशंस वाले पेशेंट। डिप्रेशंस वाले पेशेंट में क्या होता है, साइकोमेटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, डिल्यूजन्स ऑफ द निहिलिज्म होता है। फर्स्ट फिक्स्ड बिलीफ होता है पर्सन्स को। ये क्या सोचेगा कि मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, ऐसा सोचता है कौन, डिप्रेशंस वाला इंसान सोचता है। तो डिप्रेशंस वाले पेशेंट्स में और मेनिया वाले पेशेंट्स में हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिजोफेनिया। अब सिजोफेनिया के भी चार टाइप होते हैं। सिंपल सिजोफेनिया होता है, हेबेफ्रेनिक सिजोफेनिया होता है, कैटाटोनिक सिजोफेनिया होता है और पैरानोइड सिजोफेनिया होता है। लेकिन हम सिजोफेनिया में दो टाइप में ही ईसीटी दे सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट वन होता है पैरानोइड सिजोफेनिया। और सेकंड वन होता है कैटाटोनिक सिजोफेनिया। तो ये पैरानोइड वाले सिजोफेनिया को हम ईसीटी दे सकते हैं और कैटाटोनिक वाले पेशेंट्स को ईसीटी दे सकते हैं। अब पैरानोइड सिजोफेनिया वाले इंसान कैसे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, डिल्यूजन्स ऑफ द परसिक्यूशंस होता है। एक उसकी थिंकिंग कैसी होती है पैरानोइड सिजोफेनिया वाले की, ये ऐसा सोचेगा कि पूरे देश की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है मेरे को मारने के लिए। ऐसा सोचेगा पूरे सब लोग मेरे पीछे पड़े मुझे मारने के लिए। ये पैरानोइड वाला सिजोफेनिया ऐसा सोचता है। तो इस ऐसे पर्सन को भी हम ईसीटी दे सकते हैं। अब आता है कैटाटोनिक सिजोफेनिया। अब इसकी ये क्या होता है, वाइल्डिश एनिमल्स लाइक बिहेवियर करता है, ये सबको मारने लगता है, सबके साथ मारपीट करने लगता है। तो इस ऐसे कैटाटोनिक सिजोफेनिया वाले पर्सन्स को भी हम इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं। अब आता है एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर।
एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। किसी भी पर्सन में शॉर्ट टाइम में कोई मेंटल डिस्टरबेंस आ जाता है, उसको हम बोलेंगे एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स में साइकोटिक में पेशेंट्स में हेलुसिनेशंस होगा, इल्यूजन होगा। हेलुसिनेशंस में पेशेंट्स को विजुअल हेलुसिनेशन होगा, विजुअल क्या होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होगा। क्या होता है, पर्सन बोलेगा कि कोई भी आत्मा मेरे पास आती है और मेरे को बोलती है कि चल भाई तू खाना खा ले, तब वो खाना खा लेता है। अब जब वो खाना खाने बैठता है और थोड़ा खाना खाता है तो वो आत्मा बोलती है चल भाई बस इतना ही खाना है, तेरे को ज्यादा खाना नहीं है, तो वो खाना छोड़ देता है। ऐसी ऐसी बातें करता है कौन, एक्यूट साइकोटिक वाला डिसऑर्डर पर्सन। तो इस ऐसे पर्सन को भी हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी दे सकते हैं। अब आता है पोस्टपार्टम साइकोटिस और पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और पोस्टपार्टम डिप्रेशन, तो किसी भी पर्सन के फीमेल में प्रेगनेंसी के आफ्टर क्या होता है, फीमेल में कोई हेलुसिनेशन हो रहा है, हेलुसिनेशंस या इल्यूजन हो रहा है, या पर्सन उसमें क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, डिल्यूजन्स ऑफ द निहिलिज्म होता है, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है या साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को भी क्या दे सकते हैं, हम इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी दे सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए हमारे इंडिकेशन, फर्स्ट वन हो गया सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड करने की कोई भी बार बार क्या होता है उसके मन में विचार आते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को भी हम क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी दे सकते हैं। मेनिया वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं, सिजोफेनिया वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं। सिजोफेनिया में भी पैरानोइड सिजोफेनिया हो, कैटाटोनिक सिजोफेनिया होता है उसमें दे सकते हैं। उसके बाद आता है एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में भी हम क्या दे सकते हैं, ईसीटी दे सकते हैं। अब आप फिर प्रेगनेंसी के आफ्टर जो पोस्टपार्टम साइकोसिस हो सकता है फीमेल में, तो उसको भी ईसीटी दे सकते हैं, और डिप्रेशन हो तो उसको भी ईसीटी दे सकते हैं। तो हमारे इंडिकेशंस हो गए कि किस किस पेशेंट को हम ईसीटी दे सकते हैं। हमने आगे पढ़ा इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम किस किस पेशेंट को ईसीटी नहीं देना है वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें दो टाइप के होते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वाले पेशेंट्स वो होते हैं जिसमें हमें पेशेंट को ईसीटी देना ही नहीं है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। इसमें हम पेशेंट्स को ईसीटी दे सकते हैं लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है, इसमें तो पेशेंट्स की डेथ हो ही जाती है। तो कौन कौन से होते हैं, इंक्रीज्ड आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर किसी भी पेशेंट्स में ज्यादा हो तो उस पेशेंट को हमको ईसीटी नहीं देना है। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 5 to 10 होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ईसीटी नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट्स की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर, किसी भी पेशेंट्स में ब्रेन का ट्यूमर हो तो उसको हम ईसीटी नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है, ट्यूमर रप्चर हो सकता है ड्यूरिंग ईसीटी के द्वारा। अब आता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, किसी भी पेशेंट्स में इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो, क्या हो, हेमरेज हो, उस पेशेंट्स में क्या देना है, ईसीटी नहीं देना है। अब होता है ग्लूकोमा, किसी भी पर्सन में आई में कोई डिसऑर्डर हो उसको भी ईसीटी नहीं देना है, नहीं तो पेशेंट्स क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, किसी भी पेशेंट्स में क्या आर्टिफिशियल पेसमेकर डला हुआ हो उसको भी क्या करना है, पेशेंट्स को ईसीटी नहीं देना है। उसके बाद आता है एनी मैकेनिकल पैरास्थेटिक वाल्व इम्प्लांट, क्या होता है, किसी भी पेशेंट्स में हार्ट के कोई मैकेनिकल वाल्व इम्प्लांट किए हो या किसी बॉडी में कोई मैकेनिकल इम्प्लांट किया हुआ हो, उस पेशेंट्स को क्या देना है, ईसीटी नहीं देना है। तो हमारे हो गए एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की ऐसे पेशेंट को भी ईसीटी देना नहीं है। अब होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या होता है, हम ईसीटी दे तो सकते हैं लेकिन इसमें भी क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो कौन कौन सी होती है, कोई फीमेल हो प्रेगनेंसी वाले उसमें भी दे सकते हैं लेकिन रिस्क ज्यादा होता है इसमें। और कोई फ्रैक्चर हो, किसी पेशेंट्स में फ्रैक्चर हो और ईसीटी दिया तो दोबारा फ्रैक्चर हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी क्या ईसीटी नहीं देना है। लेकिन कोई ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हम ईसीटी दे सकते हैं, या कोई मायोकार्डियल इन्फार्क्ट पेशेंट्स को उसको भी ईसीटी दे सकते नहीं है। उसके बाद होता है चाइल्ड अंडर 14 ईयर ऑफ द एज, क्या होता है,
14 ईयर ऑफ द चाइल्ड होता है कोई भी, उसको एसीटी दे नहीं सकते, लेकिन देते हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है पेशेंट्स विथ एपिलेप्सी। कोई भी पेशेंट्स एपिलेप्सी हो, बार बार क्या हो रहा है, सीजर्स आ रहा है, उसको हम बोलेंगे एपिलेप्सी। ऐसे पेशेंट्स को भी हमें ईसीटी नहीं दे सकते, उसको हम बोलेंगे अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। ये हमारे हुए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द ईसीटी। उसमें एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने पढ़े। हमने आगे बढ़ा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ द ईसीटी। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ द ईसीटी, टाइप्स ऑफ द ईसीटी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ईसीटी। तो टोटल नंबर कितने होते हैं ईसीटी देने में, तो टोटल 6 to 12 टाइम्स हम देते हैं ईसीटी। उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वीक में हम 3 बार ईसीटी देते हैं। कितनी बार देते थे, 3 इन ए वीक। तो आज ईसीटी दिया है तो कल नहीं देंगे, परसों देते, परसों दिया है तो उसके अगले दिन नहीं देते, उसके अगले दिन देते हैं ईसीटी। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो 3 इन ए वीक उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब होते हैं टाइप्स ऑफ द ईसीटी। तो 2 टाइप में ईसीटी होते हैं, बायलेटरल ईसीटी। बायलेटरल मींस दोनों साइड में इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, और यूनिलेटरल ईसीटी मींस एक साइड ही इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और ईसीटी देते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, उसको हम बोलेंगे यूनिलेटरल ईसीटी। सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड का कौन सी होती है, तो बायलेटरल ईसीटी मोस्ट कॉमन यूज्ड होती है। अब यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है, तो यूनिलेटरल ईसीटी आर प्लेस्ड अपॉन द नॉन डोमिनेंट एरिया। नॉन डोमिनेंट एरिया में का आप लगाते यूनिलेटरल ईसीटी। उसका काम क्या होता है, तो उसका काम क्या होता है, तो देयर इज ए लेस रिस्क ऑफ द रेट्रोग्रेड एमनेसिया। क्या होता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया हो किसी पेशेंट्स में, क्या होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया, कोई पर्सन पास्ट मेमोरी भूल जाता है ईसीटी देने से। तो यूनिलेटरल ईसीटी में क्या होता है, पेशेंट्स में रेट्रोग्रेड एमनेसिया नहीं होता है, पेशेंट्स में कंफ्यूजन नहीं होता है। तो यूनिलेटरल ईसीटी देने से ये हमारे फायदे होते हैं, इसलिए यूनिलेटरल ईसीटी भी दे सकते हैं। अब वो क्या, नॉन डोमिनेंट एरिया क्या होता है, तो कोई भी पर्सन क्या होता है, लेफ्टी होता है। तो कोई भी पर्सन का राइट ब्रेन क्या काम करता है, तो राइट ब्रेन पूरे लेफ्ट बॉडी पार्ट को रेगुलेट करता है। और उसका किसी भी पर्सन का लेफ्ट ब्रेन होता है, वो राइट ब्रेन को रेगुलेट करता है। अब क्या कोई होता है लेफ्टी होता है, लेफ्ट वाला कोई भी पर्सन ज्यादा काम करता है लेफ्ट हैंड से, तो उसका डोमिनेंट एरिया कौन सा होता है, राइट साइड का होता है। तो जो कोई भी पेशेंट होगा, उसको लेफ्टी होगा, लेफ्ट हैंड ज्यादा काम करता होगा, तो उसका इलेक्ट्रोड्स कहाँ पे लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये डोमिनेंट एरिया होता है, इसको हम बोलेंगे नॉन डोमिनेंट एरिया। तो नॉन डोमिनेंट एरिया में क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। वैसे ही कोई राइट साइड से हाथ काम कर रहा है, तो उसका कौन सा ब्रेन यूज कर रहा है, तो लेफ्ट ही हो रहा है, तो उसका डोमिनेंट एरिया कौन सा होगा, तो लेफ्ट ही हुआ। तो उस पेशेंट्स में इलेक्ट्रोड्स कहाँ लगाएंगे, तो राइट साइड इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। तो ये हमारे हो गए बायलेटरल ईसीटी और यूनिलेटरल ईसीटी। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ईसीटी, कि ईसीटी काम क्या करती है। तो ईसीटी ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि हर एक पेशेंट में ईसीटी ठीक हो जाए, लेकिन क्या होता है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म आर अननोन होती है, लेकिन बट सम हाइपोथेसिस है कि ईसीटी काम क्या करती है। तो ब्रेन वेव थियरी होती है, उसको क्या करती है, बैलेंस करती है। अब क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मल वेव हो हमारे ब्रेन में, उसकी वजह से कोई मेंटल डिस्टरबेंस आता है, तो ईसीटी देने से क्या होता है, वो ब्रेन वेव नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। क्या आता है, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं, उसको हम बोलेंगे ब्रेन वेव थियरी बोलते हैं। अब उसके बाद आती है न्यूरोट्रांसमीटर। अब किसी भी पर्सन्स में न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाता है, डोपामाइन हो उसका लेवल ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, या सेरोटोनिन लेवल होता है या उसका लेवल क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज होता है। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाते हैं। क्या होता है, उसका बैलेंस नॉर्मल कंडीशंस में आ सकता है ईसीटी देने से। तो ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि यही काम करता है ईसीटी, लेकिन ये सम क्या है, ये सब दोनों हाइपोथेसिस है। तो ये हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हो गई। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ईसीटी। किसी भी पेशेंट्स में ईसीटी दिया तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द ईसीटी। किसी भी पेशेंट्स को ईसीटी देते हैं तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड
एमनेसिया। पेशेंट को ईसीटी देने के बाद क्या होता है, पेशेंट्स उसकी पास्ट मेमोरी भूल जाता है, वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, उसके फैमिली मेंबर कौन है। उसको रिसेंट मेमोरी तो याद रहती है लेकिन उसकी पास्ट मेमोरी भूल जाता है, उसको हम बोलेंगे रिट्रोग्रेड एमनेसिया। उसके बाद पेशेंट क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है पेशेंट को फ्रैक्चर होता है, और उसमें भी मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा होता है, वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है। उसके बाद होता है डिसलोकेशंस ऑफ द जॉइंट। जॉइंट का डिसलोकेशंस होता है। ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, पेशेंट्स को कंफ्यूजन होता है, फ्रैक्चर में मोस्ट कॉमन होता है वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है, और उसके बाद होता है डिसलोकेशंस ऑफ द जॉइंट का क्या होता है, डिसलोकेशंस हो जाता है। ये हमारा टॉपिक इधर खत्म होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी।